Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस में फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो करेक्ट स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू वाले पार्ट पर। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइक इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। तो इफ यू हैव मिस दैट सेशंस, जाओ और जाकर लगाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स को करो क्वेश्चन क्लियर। तो भाई जल्दी से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन आपको मैं आंसर बताऊंगी। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, हो गया, चलो मतलब हो गया होगा पक्का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ओके, एक पार्टिकल है स्टूडेंट, चलो ले लेते हैं कोई पार्टिकल। एक पार्टिकल है कोई, वो पार्टिकल मान लो, उस पार्टिकल को मैं ए मान लेती हूँ, पार्टिकल को मैं ए मान लेती हूँ, लेट द पार्टिकल बी ए, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, ये एक सर्कुलर पाथ में से मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ अ रेडियस आर, रेडियस इसकी आर है। रेडियस कितनी, रेडियस क्या होती है, यहाँ से ये इसकी आर है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ सर्कल वुड बी, ये बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये हाफ सर्कल को कवर कर लेगा। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली जब यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर रहा है, देखो यहाँ से इसने चलना शुरू किया, देन ये ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ऐसे, एंड जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो हाफ ऑफ द सर्कल इसने यहाँ पे कवर कर लिया, हाफ। तो हाफ ऑफ द सर्कल इसने जैसे यहाँ पे कवर किया ऐसे, तो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैम, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द जो शॉर्टेस्ट पाथ में होगी वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब वो हम कैसे निकालते हैं, जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दें। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना, एंड देन वो यहाँ से हाफ ऑफ द सर्कल में वो इसका ये उसका इनिशियल हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब उसने इनिशियल से चलना शुरू किया, फाइनल पाया, अब जब हम इसको मिला देंगे तो दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। यस मैम, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये आपका देखिए, यहाँ से रेडियस आपका आर था, एंड ये शॉर्टेस्ट क्या है, आर, और ये वाला आर। तो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r, और 2r क्या होता है मैम, डायमीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा मैम, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। डन। तो ऑप्शन देखने देखो, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, पाई आर नहीं हो सकता, 2r विल बी द आंसर, एंड 2r इज इक्वल टू द डायमीटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स उसका, जब वो हाफ सर्कल को कवर कर लेगा मैम, उसके डायमीटर के इक्वल उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट, नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ले लिया, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी है स्टूडेंट जो ऊपर फेंकी गई है विद अ वेलोसिटी u, उसकी कुछ वेलोसिटी थी u, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज टू, आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट होगी उसकी, वो कितनी हाइट तक पहुंच सकती है, मतलब बेसिकली आपसे पूछे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम वो कितनी डिस्टेंस तक पहुंच सकती है। तो मान लो यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जब उसको ऊपर फेंका गया यहाँ पे, तो स्टूडेंट उसकी कुछ वेलोसिटी थी u, तो u थी कोई वेलोसिटी। यहाँ पर देखो आपको ये चीज़ पता है, जब कोई चीज़ आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी अपने, तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या, यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। फिर जब वो नीचे आएगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होने वाला है। बट हम ये देखते हैं कि जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है इस तरीके से, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के। किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। तो मतलब कि यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के इक्वल होगा। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा वो एक्सेलरेशन। कैसा होगा आपका, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। समझ के वाला पॉइंट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नेगेटिव।
अब हम लोग ये चीज देखते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल h क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट तक पहुंच सकती है, और हाइट इज बेसिकली s। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपसे s पूछ रहे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास s है, v है, u है, a है। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यू कैन कैलकुलेट द s। कि आप इसकी मैक्सिमम, इस ऑब्जेक्ट की आप मैक्सिमम क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस तक ये जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं v तो आपका 0 हो जाएगा, हाँ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u आपका ये रहने वाला, तो u का स्क्वायर, u तो u ही है ना, देखो यहाँ पे v हो जाएगा आपका 0, u हो जाएगा आपका u, आपका जो a है वो हो जाएगा माइनस g के इक्वल, क्योंकि आपका बॉल नीचे आएगी ना, फिर समझ रहे वाला पॉइंट आप लोग। उसके बाद आपका s आपको कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर 2gs, तो ये माइनस का हो जाएगा 2gs, क्या हो जाएगा ये आपका माइनस का 2gs हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको s कैलकुलेट करना है, तो s आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका s आ जाएगा, एक मिनट, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो s कितना आ जाएगा, s आपका आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल आपका s आ जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में या नहीं आया समझ में, आ गया। अगर समझ में आ गया तो भाई जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपका u स्क्वायर बाई 2g विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। आपको न्यूमेरिकल रेशियो बताना है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस उसका, तो देखो सिंपल सी बात है, आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसको न्यूमेरिकल रेशियो अगर आपको बताना, तो मैक्सिमम आपको पता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका इक्वल तो हो सकता है डिस्टेंस के। अगर मान लो किस में चल रहे हैं, वो अगर आपके यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम देखेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। यस, बट कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो वो तो मान लो ये एक, जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ ले लूँ मान लो मैं, तो मान लो इसकी टोटल डिस्टेंस है 100 और मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि यहाँ से शुरू करा इसने और ये यहाँ पर आ गया, तो मैं तो इस पाथ को मिला के निकालूंगी ना। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, जो भी इसकी रेडियस होगी यहाँ पे, तो ये तो हमेशा कम ही होगी ना, ये डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब हमेशा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ऑलवेज मोर देन 1 नहीं, इक्वल और लेस देन 1, इक्वल हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, डन। चलो अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ओके, ये बोल रहे हैं कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज एस, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। तो ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो एस आपका टी के इक्वल, मतलब क्या है, स्क्वायर में है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज करें, तो हम लोग मान लें, सपोज करो कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो 0 होगी, क्योंकि उसने चलना शुरू करा होगा, स्टेशनरी फेस में होगा वो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। डन, एस कितना हो जाएगा आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारे पास एस और टी का रिलेशनशिप आ सकता है। इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे u आपका 0 है, टाइम आपका t है, 1/2 ये a रहेगा ऐसी और ये t स्क्वायर रहेगा ऐसी, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू at स्क्वायर। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब आपका s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, तो उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन कैसा है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म है। कैसा है आपका एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म ही रहेगा। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, ओके ये आपको ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट पर है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्राफ कैसा है। तो ग्राफ कैसा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये v और t का रिलेशनशिप आपको बता रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि मैम टाइम तो बढ़ रहा है। आप देखें यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ v था, कुछ भी था, इनिशियली कुछ भी था, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मान लो सपोज कर लो यहाँ पे 5 सेकेंड्स हैं, सपोज कर लो यहाँ पे 5 सेकेंड्स हैं, यहाँ पे 10 सेकेंड्स हैं, यहाँ पे 12 सेकेंड्स हैं, यहाँ पे v दे रखा है मान लो 2 4 6 ऐसे कुछ करके दे रखा है। तो मान लो शुरू में यहाँ पे इनिशियली 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर में उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा यहाँ पर जब वो आगे बढ़ गया 10 सेकेंड्स पर आ गया, तो हमने देखा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अभी भी 6 ही है, अभी भी क्या है स्टूडेंट्स वहाँ पे 6 ही है। तो मतलब मैम हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो आपकी चेंज नहीं हो रही है। क्या वेलोसिटी तो आपकी चेंज नहीं हो रही है। अब आपका बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अ टाइम। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि आपका जो ये मोशन है, मतलब ये वाला जो मोशन है, ये कैसा हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, रेस्ट पर नहीं हो सकता है। रेस्ट का मतलब होता है कि वो जीरो से, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तब वो रेस्ट पर होगा। वेलोसिटी जीरो है ही नहीं ना, आपको ग्राफ ऐसे गिवन ही नहीं है ना। अगर आप वेलोसिटी जीरो, जब अगर वेलोसिटी जीरो होती तो आपको ग्राफ ऐसे गिवन ही नहीं होता। रेस्ट पर अगर वो होता तो रेस्ट पर जब भी होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी। समझ गया, मतलब कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन रहेगा, भले से कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलता रहे। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। नॉन यूनिफॉर्म ये है नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड ना होता है वो सर्कस में या स्कूल में झूले लगे होते हैं ऐसे गोल गोल से, सो बैठ के घूमते हैं, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, मतलब मान लो ऐसा वो कुछ है, होती है ना वो यहाँ पे ऐसे सीट्स होती हैं, उस पर बैठते हैं बच्चे, तो वो घूम रहा है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड है इसकी कांस्टेंट। डन, कांस्टेंट स्पीड है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लीज दैट द बॉडी इज, ओके ये बोल रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर तो नहीं है, बॉडी रेस्ट पर नहीं है। देखो एक पॉइंट याद रखो, मोशन कैसा है, मोशन है मैम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये गोल ऐसे सर्कल में मोशन कर रहा है स्टूडेंट, तो ये यूनिफॉर्मली कर रहा है क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड इसका यहाँ पे बता रखा है कांस्टेंट स्पीड, इसलिए यूनिफॉर्म है वो मोशन। अब हम देखेंगे, आपको ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट आपकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मैम वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। तो मान लो ये बच्चे ने, अगर यहाँ से वो बैठा था तो पहले वो इस डायरेक्शन में आया, अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब वो इधर आ जाएगा। तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो हम ये देखेंगे डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कभी भी उसकी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो हम ये देखेंगे मूव कर रहा है वो, और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। क्यों होगा एक्सेलरेटेड मोशन में, कि वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन होता है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो बेसिकली मैम ये मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो वो बॉय किस में है, मतलब किस मोशन में है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। ओके, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ कैसा है, वी और टी के रेस्पेक्ट में है। तो मान लो मैं ले लूँ इसको, कैसा भी ले लो आप वैसे मान लो मैं ऐसा वाला ले लूँ कि वेलोसिटी बढ़ी है विद इंक्रीजिंग इन टाइम, यूनिफॉर्म वाले में। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट, आपसे बोल रहे हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो एरिया क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से मैं ऐसा परपेंडिकुलर डालूंगी, अब मुझे ये एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था एरिया हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है।
क्या अगर आपसे बोल देगा ना एरिया अंडर द कर्व, तो क्या बताएगा, हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो बेसिकली यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो अगर मैम वो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है तो आप वैसे भी देख के बता देंगे, बट फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो स्टूडेंट यहाँ पर है ये टाइम t और ये है आपकी वेलोसिटी v, ये तो v होगी ना हाइट, क्योंकि v के इक्वल वहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो। अब ये एरिया अंडर द कर्व में आपको क्या नजर आ रहा है मैम, ये है आपका क्या ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का वो क्या होता है, एरिया। ट्राइंगल का एरिया होता है मैम हमारा, एक मिनट, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, बेस क्या है, टाइम। टाइम किस में है, सेकेंड्स में। अब वेलोसिटी कितनी में है, मीटर पर सेकेंड्स में। डन। तो टाइम को मैंने ले रखा है सेकेंड्स में, और हाइट क्या है, हाइट तो वेलोसिटी के इक्वल है हमारी है, तो विच इज मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 1/2 मीटर। तो ये यूनिट क्या आई, मीटर आई ना, यूनिट क्या आई, मीटर आई। तो मैम इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर, किलोमीटर, इन सब में आते हैं। डन। समझ में आगे वाला क्वेश्चन, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, 4 कार्स ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। ओके, ये मूव कर रही है एक रोड पर। दियर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन द एडजेसेंट फिगर। इनका ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जितना ज़्यादा स्लोप इधर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, उसकी स्पीड। अब देखो ना, खुद सोचो, मान लो यहाँ पे टाइम था, इमेजिन कर लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 गैप ले रही हूँ, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ऐसे मान लो मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं डिस्टेंस का है ना ये, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब इमेजिन कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे सीन नहीं है, 1 2 3 4, ये है ना CDAB। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आकर कहीं पर, यहाँ पर इस जगह पे आके ये सीन है, यहाँ पे इस पॉइंट पर 40 मीटर को कवर कर लिया। कितने को कवर कर लिया, 40 मीटर को। डन। ओके मैम, ठीक है। फिर डी ने कितना आ गया, यहाँ पे 10 और 15 के बीच में, यहाँ पर आकर कुछ 30 मीटर को कवर कर लिया। डन। फिर उसके बाद ए ने यहाँ पर आकर कुछ 20 मीटर को कवर कर लिया, और बी ने देखो, बी ने पूरे 20 सेकेंड लिए और फिर भी सिर्फ 10 मीटर को कवर कर पाई। तो बेसिकली बी जो कार थी मैम, उसने इतना ज़्यादा टाइम लिया बट वो सिर्फ 10 मीटर को ही कवर कर पाई। इसका मतलब बी सबसे स्लो चल रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कार ए इज फास्टर देन कार डी। चलो देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए डी से ज़्यादा तेज चल रही है, नहीं, डी ज़्यादा तेज चल रही है ए से। ओके मैम, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कार बी इज द स्लोएस्ट, बी इज द स्लोएस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि बी सबसे स्लो चल रही है। ये दो क्यों नहीं हो सकते, कार डी इज फास्टर देन सी, नहीं, सी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। स्लोप जितना उधर उतनी ज़्यादा वो फास्ट चलेगी ना। फिर कार सी इज द स्लोएस्ट, नहीं भाई, सी तो सबसे तेज चल रही है। तो ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, बी। तो कार बी इज द स्लोएस्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ये बताना है स्टूडेंट, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हिसाब से आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नॉन यूनिफॉर्म का है, हाँ, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। आपको पता है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। क्या, एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो स्लोप होता है ना, ये हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डन। तो वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रेस्पेक्ट में, वही हमें एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप देता है। तो मतलब कि जो स्लोप होगा वेलोसिटी और टाइम का, वो क्या बताएगा स्टूडेंट्स, हमें एक्सेलरेशन बताएगा। और आपको पता है डिस्टेंस और टाइम का क्या बताता है, डिस्टेंस और टाइम का क्या बताता है,
मैम डिस्टेंस और टाइम का स्लोप हमें बताता है स्पीड, क्या बताता है, स्पीड बताता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी, क्या बताता है स्टूडेंट्स, हमें वेलोसिटी बताता है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे ग्राफ बता दिए हैं। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप आपको आंसर भी समझ में आ गया हो कि व्हाई द आंसर इज एक्सेलरेशन। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following case of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Okay, ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा केस होगा स्टूडेंट जहां पर आपका जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। सबसे इजी आंसर है हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आता है। तो इस ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, आंसर तो मिल ही गया, बट और देख लो, देखो सर्कुलर पाथ में कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। समझ गए वाला पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली डायरेक्शन हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ देते हैं ना, वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो वो भी नहीं हो सकता। द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, द अर्थ इज रिवॉल्विंग, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो सर्कुलर पाथ है, उसमें भी आपकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, जब आपकी कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर मूव करे, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। सोचो ना, मान लो इस कार ने यहाँ से चलना शुरू करा और ये उसका बी पॉइंट था, तो वो आ गई यहाँ पे, हाँ, तो अब मान लो इसने यहाँ पे 30 किलोमीटर कंप्लीट कवर करे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो मैम, कहीं और तरीके से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, हम यहाँ से ए से बी को ही जोड़ेंगे। तो ये जितना डिस्टेंस उतना आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल हो गया ना। सर्कुलर में हो नहीं सकता, इस सर्कुलर पाथ ऐसा होता है। अब मान लो इस बंदे ने यहाँ से चलना शुरू करा, ये चले जा रहा, मान लो इसका फाइनल पॉइंट था यहाँ पे बी, तो अब ऐसे केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, तो मैं इस ए से इस बी को जोड़ूंगी ना, तो ये वाली लेंथ होगी ना मेरी डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली मैम इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो जितना भी सर्कुलर पाथ है उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। चलिए नेक्स्ट। अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। ओके, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एक लड़का है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया और उससे कितनी वेलोसिटी कवर करी, 20 मीटर पर मिनट। फिर वो बी से ए पर आया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर मिनट। तो ये बोल रहे हैं आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है इस होल जर्नी की। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, करेक्ट। अब मैम हम ये देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो ये तो वेलोसिटी की बात है ना। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हम क्या करें, हम मान लो ये सोच लें कि हमें अभी इसका डिस्टेंस भी नहीं पता, तो हम इसके डिस्टेंस को x मान सकते हैं ना, लेट द डिस्टेंस x। अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है मैम, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसकी डिस्टेंस को x मान लेंगे। तो लेट द डिस्टेंस भी x। तो अगर इसकी डिस्टेंस x हो गई, तो मैम यहाँ से x जाना और वहां से x आना, तो इसकी टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी, इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स 2x। कितनी हो जाएगी इसकी टोटल डिस्टेंस, 2x हो जाएगी, करेक्ट मैम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास इसकी 2x। बट मैम अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मैम इसने ए पॉइंट से चलना शुरू करा था, ये वापस से ए पर आया ना, ये वापस से ए पर आया ना, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और इफ अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 0 डल जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। बट अगर आप इस होल जर्नी के अंदर उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ले, वो निकल कर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो एवरेज स्पीड क्या आएगी इसकी, एवरेज स्पीड होगी इसकी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैम टोटल डिस्टेंस तो 2x है, बट हमें टाइम नहीं पता, तो टाइम निकाल सकते हो ना विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है,
तो इसके हेल्प से निकाल सकते हो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वो सॉरी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्या? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे? टोटल टाइम आप इजीली निकाल सकते हो ना, 1 मिनट डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो यहाँ पे आपका t कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो t विल बी, s कितना है आपका? डिस्टेंस है आपकी x, और v कितना है आपका? पहले केस के लिए 20। डन। फिर दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा? मान लो इसको v1 v2 मान लो, तो इसको t1। t2 कितना हो जाएगा आपका? x अपॉन 30 निकल आएगा, x अपॉन 30। देन जब आप इसको डालोगे यहाँ पे, तो इट विल बी x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। तो कितना आएगा ये? 2x अपॉन, ये कितना आएगा आपका? यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा, इट विल बी 5x। तो x कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 5, तो ये कटेगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 12 2 ज़ा 24, क्या? 24 मीटर पर मिनट, 24 मीटर पर मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका? 24 मीटर पर मिनट हो जाएगा एवरेज स्पीड का, और एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। क्यों? वो भी मैंने आपको बता दिया है। डन। तो यहाँ पे ना आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आएगा, एंड स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 एंड एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। डन। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर विल बी 24 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, चलिए देख लीजिए, आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो ये ऐसा कुछ है, वेलोसिटी और टाइम सेकंड्स में, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका ऐसे दिखा रखा है वो ग्राफ। तो बेसिकली मैम हम ये देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कम हो रही है। तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब कि मैम रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी तो हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो ग्राफ ऐसे जाता। डन। यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं हो सकता क्योंकि आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता रहे हैं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आंसर होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी आंसर नहीं हो सकता, कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब होता है बदलता एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। इसमें से कौन सा ग्राफ है जो आपको बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी फेज में है? सोचो कौन सा है। तो स्टूडेंट देखो, ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो हमें स्पीड के बारे में बता रहा है, तो मैम ये तो हो नहीं सकता। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, ये भी नहीं हो सकता। पोजीशन और टाइम का ग्राफ होगा। क्यों? आप ध्यान से देखो, स्टेशनरी का मतलब क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से तो उसको देख रहे हो ना कि वो स्टेशनरी पोजीशन पे है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन वहीं पर ही है। टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन वहीं पर ही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे में आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में है? स्टेशनरी में है, मतलब रेस्टिंग स्टेट में है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बता देगा कि आपका स्टेशनरी में है ऑब्जेक्ट या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से। चलो ठीक है, इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन as positive, then acceleration of body during its upward and downward journey are respectively। तो ये बोल रहे हैं कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में कैसा होगा। तो कैसा होगा स्टूडेंट इसका? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस बॉडी को यहाँ से फेंका गया ऊपर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। वो कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट कि अगर आप अपवर्ड फेंक रहे हैं और अगर आप डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? जी के इक्वल होता है। किसके? जी। और वो भी कैसा? आपका नेगेटिव। कैसा होता है आपका एक्सेलरेशन? नेगेटिव। अब ये बोल रहे हैं कि आपने ऊपर पॉजिटिवली फेंका है। कैसे बोला है इन्होंने? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ऊपर वाली आप पॉजिटिव ले सकते हैं बट आप नीचे वाले को पॉजिटिव नहीं ले सकते, उसको आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा स्टूडेंट? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी का जो मास होता है, आपको यहाँ पे आपको पता है ना एक्सेलरेशन
जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है जब नीचे की तरफ बॉल आएगी। तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपका यहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में आपका एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है। कैसा होने वाला है स्टूडेंट, आपका नेगेटिव ही होने वाला है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही तरीके में आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आने पर आपका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट, ओके, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपको देखना और आपको बताना है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैम यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रखा है ऐसे, तो मतलब मैम जीरो पर तो थी नहीं, जीरो पर होती ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट जीरो पर नहीं था, मतलब इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। क्या इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, हाँ बोलो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये होता है ऐसे कि शुरू में जीरो था तो यहाँ पे कुछ टाइम था, देन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इस तरीके से, ये तो हो नहीं सकता। हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी खुद से पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके, इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पर तो है नहीं स्टूडेंट्स, ये रेस्ट पर तो आपका है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ पहले से इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि आप देखो ना अगर नहीं होती तो जीरो से शुरू होता ग्राफ, बट ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, मतलब बॉडी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी, उसके बाद उसने यहाँ से मोशन करना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज, ये बोल रहे हैं आपको जो स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा जब वो एक, मतलब वो जो बॉडी एक ही डायरेक्शन में काम करेगी तो वो रेशियो कैसा होने वाला है। तो स्टूडेंट वो रेशियो आपका होगा इक्वल टू 1, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होगा। स्पीड वेलोसिटी का जो रेशियो होने वाला है स्टूडेंट वो कैसा होने वाला है, 1 के इक्वल होने वाला है। समझ गए आप ये वाला पॉइंट, डन, ले लो आप इसका वो। नेक्स्ट आते हैं, पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो जरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्राफ है, ग्राफ वाले तो करा दिए मैंने इतने सारे। तो अब देखते हैं, चलो, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, ओके, एक कार जो है वो सीधे रोड पे चल रहा है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इट इज शोन इन द ग्राफ, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ, वो तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो नहीं बताएगा आपको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप यहाँ पे देखो वेलोसिटी मैम टाइम के साथ कम हो रही है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, मैम ये तो रिटार्डेशन का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका रिटार्डेशन का, डन, यस मैम। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैम हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मैंने आपको ग्राफ बताए थे वो कैसे बताए थे मैंने आपको, वो मैम आपने बताए थे हमें स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ जो होंगे यहाँ पे आपके, समझ गए वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी देखो, यूनिफॉर्म यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे बढ़ रही है, क्या यहाँ पे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब कॉन्स्टेंट रहे, मतलब कि कैसे, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़े। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले इतनी थी इतने टाइम पे, फिर इतनी हुई इतने टाइम पे, इतनी हुई इतने टाइम पे, तो दिस इज नॉट फॉर द कैसा, स्ट्रेट रोड के लिए आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि मैम टाइम के आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग, चलो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इसमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। तो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो सकता है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आता ही चेंज इन वेलोसिटी की वजह से है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बेसिकली एक्सेलरेशन होता है आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, तो जब इनका कोई डिफरेंस ही नहीं होगा तो क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता ना एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अभी होल्ड पर डालता हूँ ऑप्शन को, शायद ये सही हो जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखो यही सही है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता कभी भी। क्यों, मान लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट थी इनिशियली, जब उसने रेस्ट से चालू किया, रेस्ट से चलना शुरू किया, तो रेस्ट में तो उसकी इनिशियल जीरो हो जाएगी ना वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन थोड़ी जीरो हो जाएगा। जब उसने चलना शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ तो उसका एक्सेलरेशन रहने वाला है ना, तो इसका मतलब मैम बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं नीचे कहा देखते हैं, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन, कभी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का साइज, वो कभी इक्वल नहीं होता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ,
नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलर मोशन। ये भी नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। समझिए वाला पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? देखो ये तो पॉसिबल है मैम, पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ ये तो पॉसिबल है ना मैम आपका कि पहले आपके इस टाइम पे बॉडी यहाँ पर थी, इस तरीके से पॉसिबल है वो, यहाँ पे थी इस तरीके से, फिर यहाँ पर आई। चलो मैम ये तो पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ भी पॉसिबल है कि मान लीजिए मैम टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन चेंज हो रही है। कभी ये पढ़ा है मैंने तुम्हें ऐसे सर्कल सा? ये पॉसिबल है ही नहीं। क्या ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट? आपको अलग ही देख के पता चलेगा कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट एनी पॉइंट। तो इसी के सारे स्टूडेंट्स मैंने 20 MCQs आपके साथ डिस्कस करे हैं और सारे ही कॉन्सेप्चुअल थे। अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, KG से लेकर क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड एंड 6 to 12 फॉर द स्टेट बोर्ड्स लाइक UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और हम लोग आपको ई-बुक्स एंड ई-नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।